हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी बोर्ड 2024 के 40 एमसीक्यूज के बारे में। तो ये जो 40 एमसीक्यूज थे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए थे। इनका लेवल ना इजी से मीडियम है। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अराउंड 30 से 40 मिनट्स लो, क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करो। और जब आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं 40 में से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी, ये जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सिमिलर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो काफी आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बताना और ये बताना कि कितने 40 में से आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये ना मियोसिस करते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर बनते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर है वो बनाता है एम्ब्रियोसैक। इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीशीज। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, कुछ जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक में जाते हैं, डिवाइड करते हैं और वो एम्ब्रियो बना लेते हैं। इसका एग्जांपल ना मैंगो है। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्लॉइडी ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल रिस्पेक्टिवली वुड बी। अब क्या हो सकता है, न्यूक्लियस या एंटीपोडल सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक में जा सकते हैं, डिवाइड करके वो एम्ब्रियो बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसे हम एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कहेंगे। अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें कि कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हम कैसे बताएंगे। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये डिप्लॉयड होता है, वेरस एंटीपोडल सेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो अगर न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक में जाके एम्ब्रियो बनाते हैं तो एम्ब्रियो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। वेरस एंटीपोडल सेल के जो सेल्स हैं अगर वो जाते हैं कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में, वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाते हैं तो वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड होंगे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मेयोटिक डिवीजन व्हेन। अगर हम बात करें जो सेकेंडरी oocyte है ना वो मेयोटिक डिवीजन तब कंप्लीट करता है जब स्पर्म क्या करता है, एंटर करता है। इट इज पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल। जैसे स्पर्म सेल एंटर करता है ना तो जो ये सेकेंडरी oocyte है ना ये oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड oocyte में और ओवम में। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म है इसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बाय ए कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो इसमें क्या होता है, कुछ दिन ना जो क्या होता है कपल होते हैं वो इंटरकोर्स नहीं करते। ठीक है, तो वो डे होते हैं डे 10 to 17। ये जो डे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इस पीरियड पे क्या होता है, चांस ऑफ ओव्यूलेशन हाई होता है, प्रेगनेंसी का चांस हाई होता है। तो इस पीरियड पे जो कपल है वो इंटरकोर्स है वो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 है स्नैपड्रैगन प्लांट बेयरिंग पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विद स्नैपड्रैगन प्लांट बेयरिंग व्हाइट फ्लावर्स, F1 प्रोजेनी विल बी। अगर हम बात करें ना स्नैपड्रैगन की तो इसमें 3 तरह के फ्लावर हो सकते हैं। जब कैपिटल आर होता है तो फ्लावर क्या होता है, रेड होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर में जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। और स्मॉल आर में जो फ्लावर है वो क्या होता है, वाइट होता है। तो इसमें आपने क्या देखा, जब डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो आपको ना इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। अगर हम क्रॉस की बात करें, हमें क्या दिया है यहाँ पे, पिंक फ्लावर होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाइट फ्लावर से हमने क्रॉस किया है। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर आप यहाँ पे देखोगे
जो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर है ये 50% है, स्मॉल आर क्या है 50% है, तो 50% आपको कौन से फ्लावर मिलेंगे, पिंक मिलेंगे, ठीक है। साथ में आपको 50% क्या मिलेंगे, वाइट फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द कॉलम। कॉलम 1 में हमारा क्रॉस है, सेकंड में फिनोटिपिक रेशियो है। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें मेंडेलियन के, तो सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी है, तुम्हारा F1 जनरेशन बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप उसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हो तो आपको मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो 3:1 रेशियो में क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो है यहाँ पे, ये 3:1 क्या होगा, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो होगा, तो इसका थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट डाई हाइब्रिड में हमें पता है जो रेशियो आती है F2 में वो 9:3:3:1 आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सपोज आपके पास स्नैपड्रैगन है, कैपिटल आर क्या होता है, रेड होता है, स्मॉल आर वाइट होता है। जब ये क्रॉस करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है, वो क्या होता है, पिंक होता है। जब आप उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करते हो F2 जनरेशन में आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हमारा क्या बनता है, ये रेड होता है, ये पिंक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और ये क्या होता है, वाइट होता है। रेशियो आता है फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, तो थर्ड वाले का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। टेस्ट क्रॉस में अगर हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। अगर हम ना रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करें तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 1:1। तो फोर्थ वाले का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे जो इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। जब रिलेटिव के बीच में क्या होता है, मेटिंग होता है, तो उसे हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इनकरेक्ट मैच बताना है, ठीक है। सबसे पहला दिया 45 + XX, तो एक क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम वो क्या है, एक्स्ट्रा है। ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, तो ये ना डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो इसका करेक्ट मैच दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें 44 + XXY, तो ये ना क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें ना मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, बट यहाँ पे फेमिनिन दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इनकरेक्ट मैच पूछा था, तो बी हमारा करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। 44 + X0, तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें X क्रोमोसोम कम है। स्टेराइल फीमेल होता है, ओवरीज आर रूडिमेंट्री, करेक्ट है। 44 + XY नॉर्मल मेल होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट मैच था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डू द इंडिविजुअल हैव शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल हेड, फरो टंग एंड पार्शियल ओपन माउथ। तो ये होता है इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये सारी चीजें इंडिविजुअल में दिखाई देती हैं, और डाउन सिंड्रोम में जो 21 क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। हमें डॉटेड लाइन का बॉन्ड बताना है इन स्कीमेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, हमें बॉन्ड बताना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये बेस है। हमें शुगर और बेस का बॉन्ड पूछा है। याद रखना जो शुगर और बेस का बॉन्ड होता है उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, वेरस फॉस्फेट और जो शुगर का बॉन्ड होता है उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द स्ट्रैंड्स आर। तो स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये एंटी पैरेलल होता है स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस होती है, सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो इसके सामने थायमिन आता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे ग्वानिन है इसके सामने साइटोसिन आता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो बेसिस हैं वो कंप्लीमेंट्री होती हैं। तो ये एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज 3000 न्यूक्लियोटाइड आउट ऑफ विच 160 आर ग्वानिन। हाउ मेनी बेसिस हैव डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, एडेनिन और थायमिन। हमें बताना है कि टोटल एडेनिन और थायमिन कितने हैं। ग्वानिन हमें दिया हुआ है। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 3000। जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने बेसिस होते हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन टोटल कितने होंगे, ये 3000 होंगे, ठीक है। जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने बेसिस प्रेजेंट है। अब याद रखना जितने ग्वानिन होते हैं ना उतने साइटोसिन भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसे लिखते हैं A + T। ग्वानिन कितना है हमारा, ठीक है, ग्वानिन है 160, ये भी क्या है 160 है, ठीक है, 3000। अब आगे हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे
एलनिन प्लस थायमिन। हमें पूछा है कितने बेसिस के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, कि वो कितनी बेसिस प्रेजेंट है। हमें टोटल एलनिन और थायमिन पूछा है, ये हो जाएगा 3000 माइनस 320, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2680। ठीक है, तो हाउ मेनी बेसिस हैव डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, तो एलनिन और थायमिन कितने प्रेजेंट है, तो वो हो जाएंगे टोटल 2680, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एजर्शन है, आरएनए इज अनस्टेबल एंड कैन म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, तो ये करेक्ट है। आरएनए काफी अनस्टेबल होता है और जल्दी ये म्यूटेशन शो करता है, तभी जो आरएनए है वो वायरस में प्रेजेंट होता है। रीजन है, प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए मेक इट लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल। अगर हमारे पास सपोज आरएनए है, ठीक है, 2' पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से ये लेबाइल होता है, मतलब ये क्या होता है, जल्दी चेंज हो सकता है और इजिली क्या कर सकता है, डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द, ठीक है, हमें बताना है टर्मिनेटर कहाँ लोकेट करता है। अगर हमने सपोज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या है, 3' है, ये 5' है, ये 5' है, ये 3' है। इनिशियली याद रखना क्या कौन सा रीजन होता है, प्रमोटर रीजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है। इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जो भी हम रेफरेंस लेते हैं ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो हम बोलते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू कहाँ होता है, 5' एंड में। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड को ही हम रेफरेंस लेते हैं, और एंड कहाँ पे होता है, 3' एंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, जो टर्मिनेशन रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है, वो लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एजर्शन, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन्स। अगर हम बात करें ना, जो यूकैरियोट्स होते हैं, जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमारा ना HNRNA बनता है। ठीक है, अब ये जो HNRNA बना ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रॉन, ठीक है, और एक एक्सॉन। जो इंट्रॉन है ना, ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। एक्सॉन जो है वो कोडिंग पार्ट होता है। तो इंट्रॉन्स को ना रिमूव किया जाता है, तो स्प्लाइसोसोम से क्या होता है, इंट्रॉन रिमूव किया जाता है, और हमारा क्या बनता है, mRNA बनता है, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें करेक्ट दिया है। रीजन क्या दिया है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, तो HNRNA में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो इंट्रॉन्स है वो नॉन फंक्शनल होता है इन यूकैरियोट्स, तो उसे रिमूव किया जाता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक फिलोसफर was transfer of unit of life from outer space to different planet in form of। तो अर्ली ग्रीक फिलोसफर ने एक थ्योरी दिया था, इसे हम बोलते हैं पैनस्पर्मिया। ठीक है, ये थ्योरी दिया था, और उन्होंने क्या कहा, जो ट्रांसफर है यूनिट ऑफ लाइफ का आउटर स्पेस से डिफरेंट प्लेनेट में गया है, और वो गया है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स की फॉर्म में ये ट्रांसफर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट, साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, embryo of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit behind the head, but it is functional only in fish and replaced by lungs in all other vertebrate। तो एक साइंटिस्ट ने बोला था जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके ना एम्ब्रियो में क्या होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है वेस्टिजियल, बट जब वो अडल्ट में होते हैं एक्सेप्ट फिश, वो रिप्लेस हो जाता है लंग से, और ये बताया था अर्नस्ट हैकेल ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट, होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन में जो ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, मतलब इनका ना कॉमन इंसेस्टर है, वहां से डिराइव हुए हैं, तो इनका डिविएशन आया है कॉमन इंसेस्टर से, तो ये ना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आफ्टर द 1950s in post-industrialization era in the England, the expected effect of natural selection on the number of white-winged moth as compared to dark-winged moth। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे हमें बताना कि नंबर कैसे चेंज हुआ वाइट विंग मॉथ का अगर हम कंपेयर करें डार्क विंग मॉथ से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी स्मोक आया था, ट्री का जो ट्रंक था वो डार्क हो गया, एज ए रिजल्ट जो व्हाइट विंग मॉथ थे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए प्रीडेटर, और इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। सो एज ए रिजल्ट इनका जो नंबर था वो लेस हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एजर्शन है, जीन फ्लो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन। तो जीन फ्लो में क्या होता है, नए एलील्स आते हैं, एज ए रिजल्ट जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये करेक्ट है। रीजन दिया है, द रैंडम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलील्स इनटू ए रिसिपिएंट पॉपुलेशन। तो न्यू एलील्स एंटर करते हैं रिसिपिएंट पॉपुलेशन में,
और रिमूव होते हैं पुराने एलील्स फ्रॉम डोनर पॉपुलेशन, उससे ना एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इफेक्ट होता है। एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होने से याद रखना जेनेटिक वेरिएशन भी चेंज होता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए पॉपुलेशन इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है फॉर ए जीन। एक जीन है, इसके दो एलील्स हैं। जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए है, रिसेसिव क्या है, स्मॉल ए है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना दिया, 0.6 दिया है। हमें फ्रीक्वेंसी बताना है जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए का, ठीक है। अगर हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की बात करें, हमें पता है ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम क्यू से। पी प्लस क्यू किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 और साथ में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पे क्या दिया, ये p कितना दिया, 0.6 दिया है, तो q कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.6, तो ये 0.4 होगा, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ये किसकी दी है, पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए, 2pq रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए स्मॉल ए, क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए। तो हमें किसकी फ्रीक्वेंसी बताना है, कैपिटल ए स्मॉल ए की हमें फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी होता है 2pq। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p कितना है 0.6, q है 0.4, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.48, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द वेक्टर फॉर डेंगू फीवर, जो डेंगू फीवर है वो कौन से वेक्टर की वजह से होता है, जो वेक्टर है वो है फीमेल एडिस मॉस्किटो, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है इन्फेक्शन ऑफ द एल्वेलाई ऑफ लंग, शोइंग सिम्टम्स है फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ब्लूइश कलर्ड लिप्स एंड फिंगर नेल्स। तो ये जो पर्सन है इसे ना निमोनिया है, तो ये सारे सिम्टम्स निमोनिया के हैं। द पेशेंट वॉज डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ, तो जो निमोनिया है वो होता है बिकॉज ऑफ हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एजर्शन, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस इंटरफ्रॉन्स, ये करेक्ट है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम इंटरफ्रॉन्स कहते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ना, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को ना प्रोटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन से। रीजन दिया, इंटरफ्रॉन्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो जो रीजन दिया वो गलत है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू IgE एंटीबॉडी इनिशिएट रिलीज ऑफ, तो एलर्जिक रिएक्शन में IgE एंटीबॉडी रिलीज होती है एंटीजन के साथ। जब वो बाइंड करते हैं तो जो मास्ट सेल्स है ना वो सेरोटोनिन और हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो सेट करता है मिल्क को कर्ड में, उसे हमने कैटेगराइज किया है एज, तो ये होता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वर यूज्ड बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर टू एक्कम्प्लिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया था। तो जो बैक्टीरिया यूज किया गया था वो था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका ना प्लाज्मिड यूज किया गया था जब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। क्वेश्चन नंबर 30 है, द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, तो ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक किया गया प्लाज्मिड वेक्टर के ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर वॉज मेड पॉसिबल बाय द एंजाइम। तो सपोज दो सेगमेंट को कंबाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तो वो है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज से ना उन्होंने क्या किया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ कंबाइन किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, कोई भी जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं और उसके बाद वहां पे वो कट करता है। हिंट 2 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो 6 बेस पेयर की होती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एजर्शन, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक जीन्स आर यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर, ये करेक्ट है। एंटीबायोटिक जीन्स जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं। हमारे पास ये जो एंटीबायोटिक जीन्स होती है उसकी जगह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, एज ए रिजल्ट हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो रीजन क्या दिया, जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में
ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमें डीएनए की सेगमेंट चाहिए, साथ में हमें शॉर्ट सेगमेंट चाहिए होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो डीएनए की, उसे हम प्राइमर कहते हैं, और उसके बाद हमें ना टैग पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पीसीआर में रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एनीलिंग ऑफ प्राइमर टू डीएनए टू बी एम्पलीफाइड इन द पीसीआर। तो पीसीआर में हम क्या लेते हैं, डीएनए की सेगमेंट लेते हैं, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए डीएनए के, ठीक है, दोनों एंड में हम लगाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या कि दोनों की जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है, ये पोलैरिटी सेम है तो ये गलत है। 5 प्राइम से 3 प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर आप देखोगे पोलैरिटी अपोजिट है, यहाँ पे भी पोलैरिटी अपोजिट है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे सही से क्या हुआ है, प्राइमर जुड़ा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, सेम पोलैरिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो आप 5 प्राइम 5 प्राइम है, 5 प्राइम 5 प्राइम एक साथ है, सेम पोलैरिटी नहीं हो सकती। पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होना चाहिए। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है, इस प्राइमर को वो क्या करेगा, एक्सटेंड करके ना न्यू डीएनए का सेगमेंट बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 में एजर्शन है, द स्टेरर फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन बायोरिएक्टर। तो ये करेक्ट दिया है। तो जो बायोरिएक्टर होता है उसमें स्टेरर होता है, तो वो ना जो भी बायोरिएक्टर का कंटेंट है, ऑक्सीजन है, उसको मिक्स करता है। एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो इवन रहती है। रीजन दिया, द स्टर टैंक बायोरिएक्टर जनरली हैव फ्लैट बेस। तो ये गलत है। जो स्टर टैंक बायोरिएक्टर है या तो सिलेंड्रिकल होता है या तो उसकी कर्व बेस होती है, तो उससे क्या होता है, जो मिक्सिंग है वो इवन हो सकता है। एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एजर्शन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज ए पैथोजन फॉर सेवरल मोनोकॉट प्लांट। तो ये जो एजर्शन है ये गलत है, क्योंकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ये पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट में। रीजन दिया, इट इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। तो ये टीडीएनए ना डिलीवर करता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। तो ये जो नॉर्मल प्लांट सेल है उसे ये ट्यूमर में कन्वर्ट कर सकता है, इसका टीडीएनए। तो एजर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एजर्शन, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन known as GEAC to decide the validity of GM research। तो ये जो एजर्शन दिया है ये क्या है, करेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया ऑर्गेनाइजेशन GEAC। रीजन दिया है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज नो इफेक्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम। रीजन हमें ना गलत दिया है। अगर आप ना ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करो जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोसिस्टम में तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पे नो इफेक्ट लिखा है, तो रीजन जो है वो गलत है। एजर्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किया गया था वो था माइस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एप्लीकेबल फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स ग्रोइंग इन नेचर अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो अगर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन अवेलेबल है बीटल्स को, तो जो इनकी ग्रोथ है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ना जे शेप कर्व बनता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे कहां पे जे शेप कर्व है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एजर्शन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन अकर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये करेक्ट है। जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। रीजन दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरिस गैरीपाइनस इन इंडियन रिवर हैज लेड टू डिक्रीज इन नेटिव इंडियन फिशेज। तो ये भी करेक्ट है। इसे हम क्या कहते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन कहते हैं। इससे क्या होता है, जो नेटिव इंडियन फिशेज है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये थे हमारे 2024 बोर्ड के MCQ क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आए थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।